लखनऊ के बैकुंठ धाम में 14 मई को सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं हो रहा था, बल्कि एक ऐसा भावुक दृश्य सामने था जिसने हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया। प्रतीक यादव अब पंच तत्वों में विलीन हो चुके हैं, लेकिन उनकी अंतिम यात्रा के दौरान जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने लोगों के मन में कई सवाल भी खड़े कर दिए। सबसे बड़ा सवाल यही था, जब पूरे परिवार के साथ अखिलेश यादव खुद शमशान घाट पहुंचे हुए थे, मौजूद थे, तो फिर उन्होंने अपने छोटे भाई को मुखाग्नि क्यों नहीं दी? क्या दोनों भाइयों के रिश्ते ठीक नहीं थे? क्या परिवार में दूरियां थी, या इसके पीछे कोई और वजह थी? आज के इस एक्सप्लेनर में हम आपको 5 बड़े पॉइंट्स में पूरी कहानी समझाएंगे। हम आपको प्रतीक और अपर्णा यादव की लव स्टोरी से लेकर अखिलेश यादव ने मुखाग्नि क्यों नहीं दी, यहाँ तक की पूरी कहानी बताएंगे। साथ ही अंतिम यात्रा के उन भावुक पलों को भी दिखाएंगे जिन्होंने हर किसी को रुला दिया। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। प्रतीक यादव को जिसने मुखाग्नि दी, उनका नाम है अरविंद सिंह बिष्ट। तो यहीं से शुरुआत करते हैं कि कौन है अरविंद सिंह बिष्ट जिन्होंने मुखाग्नि दी। शमशान घाट में सबसे ज्यादा चर्चा जिस चेहरे की हुई वो थे अरविंद सिंह बिष्ट। वही अरविंद सिंह बिष्ट जिन्होंने अपने दामाद प्रतीक यादव को मुखाग्नि दी। यानी कि अरविंद सिंह बिष्ट जो हैं अपर्णा यादव के पिता हैं, प्रतीक यादव के ससुर हैं। अरविंद सिंह बिष्ट उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता और प्रशासनिक दुनिया का बड़ा नाम रहे हैं। उन्होंने करीब 28 साल तक टाइम्स ऑफ इंडिया लखनऊ में काम किया, राजनीतिक संपादक जैसे अहम पद पर रहे और बाद में सूचना आयुक्त भी बने। लेकिन मुलायम परिवार से उनका रिश्ता सिर्फ समधी वाला नहीं था। करीबी बताते हैं कि शादी के बाद उनका रिश्ता मुलायम सिंह यादव से बेहद दोस्ताना हो गया था। वहीं प्रतीक यादव को वो हमेशा बेटे जैसा मानते थे। यही वजह थी कि जब अंतिम संस्कार का वक्त आया तो परिवार की सहमति से उन्होंने अपने दामाद को मुखाग्नि दी। शमशान घाट में वो लगातार परिवार के साथ खड़े रहे, कभी अपर्णा यादव को संभालते दिखे तो कभी रोती हुई नातिनों को शांत कराते नजर आए। चलिए इसके बाद आपको बताते हैं कि प्रतीक और अपर्णा यादव की लव स्टोरी क्या है, क्योंकि ससुर तो बाद में फ्रेम में आए। पहले तो इन दोनों की प्रेम कहानी हुई, शादी हुई, जिसके बाद अरविंद सिंह बिष्ट प्रतीक यादव के ससुर बने। तो प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की कहानी राजनीति से ज्यादा दोस्ती और भरोसे की कहानी मानी जाती है। अरविंद सिंह बिष्ट ने खुद बताया था, एक बार दोनों की पहली मुलाकात साधना गुप्ता के जन्मदिन समारोह में हुई थी। ये कार्यक्रम लखनऊ के क्लार्क्स अवध होटल में हुआ था। उसी दिन दोनों पहली बार मिले और यहीं से दोस्ती की शुरुआत हुई। बताया जाता है कि उस कार्यक्रम में अपर्णा को छोड़ने खुद अरविंद सिंह बिष्ट गए थे, वो भी वहां मौजूद थे कार्यक्रम में। बाद में अपर्णा पढ़ाई के लिए विदेश चली गई, लेकिन दोनों के बीच बातचीत जारी रही। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर 2010 में दोनों परिवारों ने सगाई का फैसला किया और 2011 में प्रतीक और अपर्णा शादी के बंधन में बंध गए। राजनीति से दूर रहने वाले प्रतीक हमेशा अपर्णा के सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम माने जाते थे। जब अपर्णा ने राजनीति में कदम रखा और भाजपा ज्वाइन की खास करके, तभी प्रतीक ने कभी सार्वजनिक तौर पर किसी विवाद में खुद को नहीं डाला। बीच में दोनों के बीच अलग होने की खबरें आई, तलाक की बातें चल रही थी, पर बच्चियों के लिए दोनों हमेशा मिला करते थे, वेकेशंस पर जाया करते थे। करीबी ये भी बताते हैं कि दोनों के बीच का रिश्ता बेहद मजबूत था और यही वजह थी कि अंतिम यात्रा के दौरान अपर्णा यादव पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो कई बार बिलख बिलख कर रोती नजर आई। आखिर कैसे थे प्रतीक यादव? हालांकि प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता के बेटे थे, लेकिन उन्होंने हमेशा राजनीति से दूरी बनाकर रखी। उनका झुकाव फिटनेस और बिजनेस की तरफ ज्यादा था। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में पढ़ाई की। भारत लौटने के बाद लखनऊ में आधुनिक जिम शुरू किया। कहा जाता है कि लखनऊ में आधुनिक फिटनेस कल्चर को लोकप्रिय बनाने वालों में प्रतीक यादव का बड़ा योगदान था। वो बॉडी बिल्डिंग और हेल्थ को लेकर बेहद गंभीर रहते थे, लेकिन कोरोना महामारी के बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। करीबी लोगों के मुताबिक कोविड के बाद उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों प्रभावित हुई। फिर माता पिता के निधन ने भी उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। वो कई बार अस्पताल में भर्ती भी हुए। हालांकि बाहर से हमेशा शांत और फिट दिखने वाले प्रतीक अंदर ही अंदर गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें पल्मोनरी एम्बोलिज्म था, जिसमें खून का थक्का फेफड़ों तक पहुंचकर ब्लड सर्कुलेशन रोक देता है। जिसके बाद अब उस सवाल की बात करते हैं जिस पर हमने ये पूरा एपिसोड कर शुरू किया था। अखिलेश यादव ने मुखाग्नि क्यों नहीं दी? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। सोशल मीडिया पर कई लोग पूछ रहे थे, क्या अखिलेश यादव को अपने भाई से लगाव नहीं था? क्या परिवार में दूरियां थी? लेकिन शमशान घाट से आई तस्वीरें तो कुछ और ही कहानी बता रही थी।
पूरे अंतिम संस्कार के दौरान अखिलेश यादव लगातार परिवार के साथ खड़े दिखाई दिए। कभी वो अपर्णा को संभालते दिखे, तो कभी रोती हुई बच्चियों को चुप कराते दिखे, तो कभी जो प्रतीक यादव की छोटी बेटी है उन्हें शमशान घाट पर अखिलेश चॉकलेट खिलाते हुए दिखे, यानी कि संभालते दिख रहे थे जब वो परिवार को। तो टूट और दूरी का सवाल कहां से आता है? हम सबने देखा कि शमशान घाट पर प्रतीक की बेटी को अखिलेश चॉकलेट खिलाते नजर आए थे। करीबी सूत्रों के मुताबिक परिवार की आपसी सहमति से अरविंद सिंह बिष्ट ने मुखाग्नि दी, जिसका कारण हम आपको पहले बता चुके हैं। क्योंकि अपर्णा उनकी बेटी थी और प्रतीक को वो दामाद से ज्यादा बेटे के तौर पर मानते थे और उनका रिश्ता बेहद भावनात्मक था, बहुत ही खास लगाव था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी अगर परिवार सहमत हो तो ससुर दामाद को मुखाग्नि दे सकता है। काशी के विद्वानों के मुताबिक हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार की परंपराएं अलग अलग परिवारों से भिन्न हो सकती हैं। ऐसे में विवाद या दूरी से जोड़कर देखना सही नहीं माना जा रहा। और अंतिम यात्रा का सबसे भावुक पल, बैकुंठ धाम में उस वक्त माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया जब प्रतीक यादव की बेटी अपने पिता के पार्थिव शरीर के सामने फूट फूट कर रोने लगी। वो बार बार अपने पिता को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था, मानो कि उसके पिता वापस नहीं आएंगे। वहीं अपर्णा यादव भी कई बार खुद को संभाल नहीं पाई। करीबी रिश्तेदार लगातार उन्हें ढांढस बंधाते रहे। शव वाहन पर प्रतीक यादव की अपने पालतू कुत्तों और बंदर के साथ तस्वीर लगी थी। ये तस्वीर देखकर भी कई लोग भावुक हो गए, क्योंकि प्रतीक को जानवरों से बेहद प्यार था। सपा कार्यालय के बाहर भी पार्थिव शरीर को कुछ देर रखा गया, जहां नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव का यूं अचानक चले जाना क्या तो परिवार के लिए ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए भी एक भावुक क्षण बन गया। और शायद यही वजह है कि बैकुंठ धाम से उठता हुआ धुआं सिर्फ एक चिता का नहीं था, बल्कि एक ऐसे शांत, निजी और रहस्यमयी जीवन के अंत का प्रतीक बन गया, जिसे लोग अब हमेशा याद रखेंगे। लखनऊ का बैकुंठ धाम, चारों तरफ सन्नाटा, हजारों लोगों की भीड़ और बीच में एक ऐसा दृश्य जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी थी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई और मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की अंतिम विदाई के दौरान ऐसा भावुक माहौल बना जिसे देखकर वहां मौजूद लोग खुद को रोक नहीं पाए। शमशान घाट पर सबसे दर्दनाक पल तब आया जब प्रतीक यादव की बेटी अपने पिता के पार्थिव शरीर के पास पहुंची और फूट फूट कर रोने लगी। वो बार बार अपने पिता को देख रही थी, जिस उसे यकीन नहीं हो रहा हो कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं है। बेटी की चीखें सुनकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भर आईं। कई लोग अपने आंसू तक नहीं रोक पाए। इधर घर पर पत्नी अपर्णा यादव की हालत भी बेहद खराब नजर आई। करीबी लोगों के मुताबिक जैसे ही अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई और एम्बुलेंस बैकुंठ धाम की तरफ निकली, अपर्णा यादव पूरी तरह से टूट गई। वो बेसुध जैसी हो गई और परिवार की महिलाएं उन्हें संभालती नजर आई। दोनों बेटियां लगातार अपनी मां से लिपट कर रोती रही। शमशान घाट का माहौल भी इतना भावुक हुआ कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई थी। प्रतीक यादव की अंतिम यात्रा उनके आवाज से शुरू हुई। शव वाहन पर प्रतीक यादव की एक खास तस्वीर लगाई गई थी, जिसमें वो अपने पालतू कुत्तों और बंदर के साथ नजर आ रहे थे। करीबी लोगों का कहना है कि प्रतीक को जानवरों से बेहद लगाव था और यही वजह थी कि परिवार ने उनकी वही तस्वीर अंतिम यात्रा में रखी। घर से बैकुंठ धाम तक बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक और आम लोग शामिल हुए। पूरे रास्ते लोग हाथ जोड़कर उन्हें अंतिम विदाई देते दिखाई दिए। सपा कार्यालय के बाहर भी पार्थिव शरीर को कुछ देर के लिए रखा गया, जहां नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान शिवपाल यादव, डिम्पल यादव, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और कई बड़े नेता अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने भी परिवार को सांत्वना दी। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी कि राजनीति से दूर रहने वाला शांत स्वभाव का ये शख्स इतनी जल्दी सबको छोड़कर चला गया। डॉक्टरों के मुताबिक प्रतीक यादव पिछले कुछ समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उन्हें पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम की खतरनाक बीमारी थी, जिसमें खून का थक्का फेफड़ों तक पहुंचकर ब्लड सर्कुलेशन को रोक देता है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई है। रिपोर्ट में शरीर पर 6 चोटों के निशान भी मिले हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि ये चोटें गिरने की घटनाओं से जुड़ी हो सकती हैं। फिलहाल बिस्तरा सुरक्षित रख लिया गया है ताकि आगे की जांच की जा सके। 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव का निधन यादव परिवार के लिए एक ऐसा सदमा बन गया है जिससे उभरना आसान नहीं होगा। शमशान घाट पर बेटी की चीखें, अपर्णा यादव की टूटी हुई हालत और नम आंखों के साथ खड़ा पूरा परिवार, इन तस्वीरों ने हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, जब चूंकि बिल्कुल अगर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन
सवाल ये है कि जिस तरह का वो व्यक्तित्व था वो हमारी नज़र में बेहद स्वस्थ व्यक्ति था और राजनीति से दूर था, नेताजी का पुत्र थे, तो जाहिर सी बात वो छोटी मोटी हस्ती तो किसी के लिए भी नहीं थे। और ना ऐसा था कि उनकी मृत्यु को बिल्कुल हम लोग इग्नोर कर दें, ठीक है ना। उनकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण यही है कि वो जो भी उनकी हेल्थ इश्यूज़ था उसकी वजह से हो सकता है। जब वो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से हो सकता है तो फिर हम केवल ये कर सकते हैं कि उसको हम मान सकते हैं भाई ईश्वर की जो भी इच्छा वो हो गया, उसको हम शोक व्यक्त कर सकते हैं, ये सब कर रहे हैं। लेकिन ये सब उसके बाद जो विवाद होता है वो हम लोग नहीं करते। वो पार्टी का नेता एक बयान देता है, जो बड़ा नेता है, जो ये कहता है कि उनको जहर दिया गया है और वो ये मांग करता है कि इसकी, वो सिर्फ केवल छोटी बात नहीं कहता, वो कहता है कि इसकी जांच जो है एक हाई कोर्ट के पूर्व जज के उसमें होना चाहिए। अगर उस नेता की बात को हम बिल्कुल बेकार नहीं समझ सकते, पूर्व विधायक है, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, यानी कि पोस्टमार्टम और ये सब उनके लिए बहुत बहुत समझ की चीज़ है। तो ऐसी स्थिति में कोई छोटा मोटा सामान्य नेता इस बयान को नहीं दे रहा है वैभव, इस बयान को देने वाला भी बहुत बड़ा नेता, और वहीं से सवाल खड़ा होता है। तो वो जब ये बात कहते हैं तो सवाल होता है क्या पोस्टमार्टम में क्या मैनेज किया गया, ये बात। दूसरी बात, अभी तक उसका कोई फाउल प्ले आया नहीं, यानी कि आरोप कोई है नहीं। अगर पोस्टमार्टम सही है तो नेचुरल, ठीक है, हम ये सब कर रहे हैं। जब वो नेता इस बात को कर रहे हैं तब इस बात की बात आ रही है। तो इसमें बहुत बड़ी चीज़ है कि चूंकि फिर अब सारी चीज़ें फॉरेंसिक ही करेगा, या फिर ये उन्हें भी पता है कि उनकी मौत में कोई षड्यंत्र नहीं है, वो मौत हुई है, लेकिन इसे षड्यंत्र का रूप देना है, उसके लिए किसी कहानी का प्लॉट तैयार करना है। और मुझे अभी तक ये लग रहा है, मैं नहीं मानता कि इन 3 जो डॉक्टर्स हैं इन्होंने पोस्टमार्टम गलत किया है इतनी बड़ी परिस्थिति में, क्योंकि वो सीनियर डॉक्टर हैं केजीएमयू के, और जिस तरीके से उनको, मतलब ये इतना बड़ा केस था कि ऐसे आसानी से हो भी नहीं सकता था। अखिलेश यादव खुद पोस्टमार्टम हाउस पे गए थे, जाहिर सी बात प्रेशर भी था, सारी चीज़ें थी, तो इसमें बहुत ही मुझे लगता है सही से किया गया हुआ। और उसमें जो चीज़, और उसके उनकी भी बात छोड़ दो, हमने भी जिन डॉक्टर्स को अपने इस शो में बुलाया आपके तर्कस में, वो भी बहुत सीनियर जो है डॉक्टर थे, और उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पे हम कल उनसे कितने टेढ़े सवाल किए, उन्हें हमारे सब सवाल काट दी, ने कहा नहीं नहीं आप गलत सोच रहे हैं, ये जिस तरीके से पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में जो मौत का कारण आया है उसे कोई इंसान पैदा ही नहीं कर सकता। हमारे सारे सवालों का जवाब दे दिया ना, हमारे दिमाग की सारी शंकाएं उन्होंने खत्म कर दी उन डॉक्टर ने। यानी कि मौत का कारण एक जो है हेल्थ इशू है, एक बीमारी है, उसकी वजह से हुआ है। तो फिर ये बयान देने का मकसद कौन सी कहानी का प्लॉट है? मैं इस कहानी के प्लॉट की तरफ जाना चाहता हूं वैभव, और हमें इसकी तरफ जाना पड़ेगा, और अगर ये प्लॉट है तो कहानी भी बहुत जल्दी आएगी। बिल्कुल। दिव्यांश, आखिरी में आपको जोड़ना चाहते हैं बातचीत के? आवाज नहीं आ रही दिव्यांश आपकी। जिस तरह शिवेंद्र सर ने कहा कि हमें जो है ये रविदास मल्होत्रा का जो बयान है, ये अपने आप में जो इस घटना पे सवाल खड़े कर रहा है। उसके बाद एनएचआरसी का जो शिकायत दर्ज कराई गई है, ये दोनों चीजें, और अखिलेश यादव का ये बयान कि उनको नुकसान हुआ, ये तीनों अगर क्लब किया जाए तो कहीं ना कहीं ये ऐसा प्रतीत होता है या शक पैदा हो रहा है कि ये अननेचुरल डेथ है क्या। अब रविदास मल्होत्रा का जो बयान है वो किस ओर लेके जाता है, ये आगे की कहानी जो है वो जल्द ही सामने आएगी कि उन्होंने किसको जो है टारगेट किया है या किस चीज को ये प्लॉट कर रहे हैं। 2027 का चुनाव भी है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये जवाब जल्दी ही मुझे लगता है हम लोग को मिल जाएगा। बिल्कुल। और ऐसा भी हो सकता है कि रविदास मल्होत्रा का यह बयान उनका व्यक्तिगत बयान हो, पार्टी का इससे कोई लेना देना ना हो, और पार्टी की ओर से बाद में खंडन भी किया जा सकता है, या शीर्ष से पार्टी के ये हिदायत दी जा सकती है कि इस मामले पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है कि नहीं ये सामान्य मौत नहीं है, या तमाम तरह के सवाल नहीं खड़े करने, इस पर आपको कोई भी बवाल खड़ा करने की जरूरत नहीं है, इसको सामान्य ही लीजिए। ऐसा कुछ किया जा सकता है, क्योंकि अभी परिषद में वो विलीन हुए हैं, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा असली कहानी का। जी दिव्यांश। लेकिन बयान को उनके 24 घंटे से ऊपर हो चुका है, अगर पार्टी को इसमें कोई प्रतिक्रिया देनी होती तो अब तक दे दी गई होती। बिल्कुल बिल्कुल। अतुल यादव जी, आप कुछ बातचीत के आखिर में कहना चाहते हैं? एक चीज अतुल यादव से पूछने से पहले एक चीज और भी हो सकती है बाबा जी, कि जो
रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं उन्हें हम केवल किसी कहानी का प्लॉट ना मान के ये मान के चले उनके पास कोई इनपुट है और वो सही कह रहे हैं। क्या पता आने वाली रिपोर्ट जो हो वो मतलब ये बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि हम उनको अगर सही माने तो वो इतने बड़े नेता हैं कि वो हो सकता है उनके पास कोई इसीलिए वो इतनी बड़ी जांच की बात कर रहे हैं। क्या पता प्रतीक यादव की मौत के पीछे कोई साजिश हो। देखिए, प्रतीक यादव का शव उनके आवास पर रखा गया था। रविदास मेहरोत्रा जी ने जाकर वहां पर अपनी पुष्पांजलि अर्पित की होगी, लेकिन उनके अलावा बहुत सारे और नेता पहुंचे हैं और सब लोग जैसे भाजपा से जुड़े, कांग्रेस से जुड़े तमाम लोग वहां पहुंचे और उन्होंने बाकायदा शव को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो सबने देखा है शव को। अगर कोई शंका वाली बात होगी, कोई चिंता वाली बात होगी, किसी साजिश का एंगल होगा तो बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला है, लखनऊ से जुड़ा हुआ है, तो इसमें जरूर ही जांच में सब कुछ सामने आ ही जाएगा, ऐसा लगता है, ऐसा बहुत सारे लोगों को कहना है। अतुल यादव जी भी शायद यही बोलने वाले हैं। जी अतुल जी। देखिए, कुछ चीज ऐसी होती हैं अभी फौरी तौर पे जो मतलब जैसे कहा जाए आज ही वो पंचतत्व में विलीन हुए हैं और मैंने कहा कि पारिवारिक मामला है, बड़ा परिवार है, जांच पड़ताल होगी, पुलिस जांच पड़ताल भी करेगी और आप लोगों को भी जानकारी है कि उनका लैपटॉप, मोबाइल वगैरह जो है पुलिस ने लिया है, फॉरेंसिक वगैरह में जाएगा, जांच पड़ताल होगी। कुछ ना कुछ चीजें जो सामने होंगी वो आपके सामने भी होंगी, हमारे सामने भी होंगी, तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अभी जो है बहुत जल्दबाजी में कोई चीजें ना मैं बोल सकता हूँ ना आप बोल सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं केवल संदेह के नजर से जो आप देख रहे हैं वो भी आपका नजरिया है और किसी को भी किसी स्वतंत्रता होती है। अतुल जी, एक पल के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि आप पार्टी को साइड में रख दीजिए, आप एक व्यक्तिगत तौर पर एक यूपी के निवासी के तौर पर आप इस घटना को कैसे देख रहे हैं? आपके अंदर भी क्या ऐसी कोई शंकाएं हैं कि नहीं यार कुछ और भी हो सकता है? मैंने क्या कहा कि जांच हो रही है ना, मैंने जांच से तो इनकार नहीं किया कि जांच नहीं होनी चाहिए। मैंने तो आपके जब भी आप पूछ रहे हैं मैंने कहा जांच हो रही है, जांच सामने आएगी। मैंने कहा आपके भी सामने आएगी, हमारे सामने भी आएगी। उस दिन आप जैसे माना मुझे बैठाते हैं, कुछ कागजात होंगे उन पे मैं बात रखूंगा, सार्थक तरीके से बात रखूंगा। कोई भी बात रख, जैसे अभी मैं अभी घटना के दूसरे दिन आपका क्या मानना है? सामान्य मौत है? देखिए, पोस्टमार्टम हुआ है और सभी सम्मानित गण बैठे हुए हैं। पोस्टमार्टम तो जब कभी कोई भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती तभी उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है, या जिससे मृत्यु का कारण जरूर स्पष्ट हो सके, इसीलिए पोस्टमार्टम करवाया जाता है। अगर किसी की स्वाभाविक मौत होती है तो पोस्टमार्टम कराने की नौबत भी नहीं आती है। अगर संदेह के घेरे में होता है, ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है कि नहीं। अगर किसी की डाउटफुल या संदिग्ध मृत्यु लग रही है तभी पोस्टमार्टम होता है। तो कुछ ना कुछ जो पुलिस जांच करेगी, पड़ताल करेगी, कुछ चीजें जो सामने आएंगी वो आपके सामने भी आएंगी, हमारे सामने भी आएंगी। अभी फौरी तौर पे आप से भी मैं एक निवेदन करूंगा कि जो चीजें पुलिस जैसे है जांच करके आपके सामने, जैसे आप लोग तो लखनऊ में हैं, कहीं ना कहीं आपको पुलिस के माध्यम से कोई चीजें मिलती भी हैं, जल्दी मिल जाएंगी। हम लोग तो दूर हैं बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं वो मिल जाएंगी, तो स्वाभाविक है आप लोग हमसे क्वेश्चन करेंगे तो हम उसका उस समय जवाब दे पाएंगे। शमशान की राख, धुएं के गुबार और चारों तरफ पसरी से सखियों के बीच अगर नन्ही बच्ची अपने हाथ में चॉकलेट लिए उसे खोलने की जद्दोजहद कर रही है तो कलेजा मुंह को आता है। यह दृश्य किसी फिल्म का नहीं बल्कि लखनऊ के बैकुंठ धाम का है, जहां राजनीति के दिग्गज मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव पंचतत्व में विलीन हो रहे थे। एक तरफ चिता की लपटें आसमान छू रही थी और दूसरी तरफ मासूमियत अपनी दुनिया में मग्न थी, जिसे ये तक नहीं पता कि उसके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका है। अपर्णा यादव की नन्ही बेटी प्रतिमा शमशान की एक कुर्सी पर अपने बड़े पापा यानी कि अखिलेश यादव के पास बैठी थी। उसके छोटे छोटे हाथ चॉकलेट की पैकिंग को फाड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नाकाम रही। मृत्यु के इस भीषण सन्नाटे के बीच जब शब्द भी साथ छोड़ देते हैं, तब एक ताऊ और भतीजी के रिश्ते की उस भावुकता ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अखिलेश यादव, जिनके चेहरे पर भाई को खोने का गम साफ झलक रहा था,
उन्होंने देखा कि उनकी भतीजी चॉकलेट खोल नहीं पा रही। उन्होंने बिना कुछ कहे बच्ची के हाथ से चॉकलेट ली, उसकी पैकिंग फाड़ी और वापस उसे थमा दी। ये पल जितना सरल नजर आ रहा है उससे ज्यादा गहरा और दर्दनाक था। उस वक्त शमशान की कड़वाहट और चॉकलेट की मिठास के बीच अंतर मिट गया। मासूम बच्ची ने शायद अपनी तुतलाती सी आवाज में बड़े पापा से ये पूछा भी होगा, इतने सारे लोग यहाँ क्यों हैं? आखिर ये किस तरह का प्रोग्राम है? इस सवाल ने अखिलेश को जाहिर तौर पर निरुत्तर कर दिया। वो नहीं कह सकते कि अब आपके पिता इस दुनिया में नहीं हैं। वो सिर्फ अपनी भतीजी को निहारते हैं, शायद यही सोचकर कि नन्ही जान को जिंदगी की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई बताएं तो बताएं कैसे। सिविल अस्पताल में हार्ट अटैक से हुई प्रतीक की अचानक मौत ने पूरे कुनबे को झकझोर कर रख दिया। बैकुंठ धाम पर जब ससुर अरविंद बिष्ट ने अपने दामाद को और अपने दामाद की चिता को मुखाग्नि दी तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भर आई। वो मंजर बेहद हृदय विदारक था जब मुखाग्नि देने के बाद एक पिता समान ससुर अपने गमछे से आंसू पोंछता है, हाथ जोड़कर अपने दामाद को अंतिम विदाई दे रहा है। अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव ने भारी मन से चिता पर लकड़ियां रखी। अपर्णा यादव अपनी दोनों बेटियों के साथ पत्थर बनी खड़ी रहीं। राजनीति की उठापटक से दूर उस दिन बैकुंठ धाम सिर्फ एक टूटे परिवार के विलाप का गवाह था, जहां एक तरफ मौत का तांडव था और दूसरी तरफ एक ताऊ अपनी भतीजी की चॉकलेट खोलकर उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा था, भले ही उसका पिता चला गया लेकिन सुरक्षा का एक हाथ आज भी उसके पास है, उसके साथ है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने न सिर्फ लोगों को रुलाया बल्कि अखिलेश यादव के साफ दिल का भी परिचय दिया। ये भी बताया कि रिश्तों की गर्माहट हमेशा बनी रहनी चाहिए, चाहे मतभेद कितने हो, चाहे अफसर कोई भी हो।